Hello my dear students, welcome to our channel Chemistry in Easy Way. So our today's topic is structure of atom. So today we are with a new part, that is photoelectric effect. इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए you can watch the previous parts also which is based on this chapter. So आज का जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो टॉपिक है हमारा आज का, पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. सपोज कोई पर्सन बैठा हुआ है एंड इट हैज़ रिजिड अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसके पास कुछ एनर्जी है जो कि सिर्फ इतनी है कि वो एक जगह बैठा रह सकता है. अब क्या हुआ, अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई किसी सोर्स से, कहीं से आके उसको और थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग और ही और शी विल स्टार्ट मूविंग. वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. इसमें क्या होता है, जब किसी मेटल के सरफेस पर इजेक्शन होता है किसी लाइट का, या कह लें कि फोटॉन्स का इजेक्शन होता है. और फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनकी एनर्जी एच न्यू होती है. फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है. तो इसमें क्या होता है, जब किसी मेटल सरफेस पर ये फोटॉन्स का जो हम इजेक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर हम इसको बिल्कुल लैंग्वेज वाली जो हमारी लैंग्वेज है केमिस्ट्री की, उसके हिसाब से लिखें तो आ जाएगा द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस the ejection of electrons from the metal surface under the influence of striking photons. This term photoelectric was first time used by Hertz, ठीक है, इन 1887 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज़ किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फॉर दिस ही हैज़ डन अ एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका सेटअप कुछ इस तरीके से है. ही हैज़ टेकन वन वैक्यूम इवैक्यूएटेड ट्यूब. उन्होंने वैक्यूम इवैक्यूएटेड ट्यूब ली थी और उसमें एक कैथोड और एनोड का यूज किया था. क्लियर? एंड इट वाज कनेक्टेड टू अ बैटरी. इस तरीके से उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था. कैथोड की जगह पर ही हैज टेकन सीजियम. सीजियम क्यों लिया था, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत लो है. जैसा कि आपको पता है, सीजियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप के सबसे लास्ट में आता है, तो उसके पास नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से निकाला जा सकता है बहुत थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करने के बाद. और एनोड की जगह पर उन्होंने एक डिटेक्टर लिया था जिससे कि जो निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके. तो कैथोड जो था दैट वाज नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिव था. क्या हुआ, जब उन्होंने इस पर फोटॉन्स का इमिशन कराना स्टार्ट किया, ठीक है, फोटॉन्स की हिटिंग हुई यहाँ पर, तो ही हैज़ ऑब्जर्व कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए. ठीक है, जो कि डिटेक्ट किए गए थे किससे, एनोड के थ्रू डिटेक्ट किए गए थे कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो गया है. अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें चेंजेस करके देखे, जैसे कि उन्होंने फ्रिक्वेंसी को कुछ कम या कुछ ज़्यादा करके देखा. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो रहा था. कि अगर जैसे सपोज फ्रिक्वेंसी क्या होगी, न्यू, ठीक है, तो मेटल सरफेस के लिए एक स्पेसिफिक जो फ्रिक्वेंसी ली दैट वाज म्यू नॉट, जो कि हर मेटल के लिए अलग थी. तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को कराने के लिए. इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया दैट वाज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी.
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए इस सरफेस से मेटल, ये जो मेटल का सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कराने के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को चेंज करके देखा लाइट की इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी से उनको ये पता चला, अगर इंटेंसिटी को आई से डिनोट करें हम, तो फ्रॉम इंटेंसिटी ही ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी उससे फर्क था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी उन्होंने इससे कम करी। सपोज सीजियम के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कम किया और इंटेंसिटी को बढ़ा के देखा, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वहां पर ले जाके उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती थी, जो इजेक्शन की स्पीड थी वो बढ़ जाती थी। सपोज अगर जो है लाइट की इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो अगर यहाँ पर डबल कर दे, तो इजेक्शन ऑफ फोटॉन्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो भी कैसा हो गया था, डबल हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना मतलब इलेक्ट्रॉन का सरफेस से निकलना या ना निकलना, ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी से फोटॉन्स आ रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और जो निकलने की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी इजेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी थ्योरी को अगर आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने क्या किया था, देखिए देखिए अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा उसमें क्या था कि एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस पर हमने क्या किया, फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट कराना शुरू किया, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, दैट वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सपोज एच न्यू एक एनर्जी उन्होंने सप्लाई करी, ठीक है। इसको एनर्जी ले लेते हैं पहले, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो कुछ एनर्जी जो थी वो तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में लग गई। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कोई भी मेटल सरफेस है तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक एनर्जी के थ्रू बाइंड है आपस में, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेटल स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक। तो जब एनर्जी सप्लाई करेगी तो क्या हुआ कि कुछ एनर्जी तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में लग गई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या थे, बाहर को आने लगे। अब सपोज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस केस में क्या हुआ, जो बची हुई एनर्जी थी वो एज आ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर यूज होने लगी। वही बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बन गई। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो कहाँ कहाँ पर यूज हुई, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो बीच के इनके बॉन्ड थे वो तोड़ने में लग गए। उसके बाद जो एनर्जी बच रही थी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर फॉर्मूले वाइज लिखें तो सपोज जो एनर्जी फोटोन की थी दैट वाज एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी थी एक फोटोन की। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज न्यू नॉट, ठीक है। और अगर पूरा लिखेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी भी इसको कह सकते हैं, ये यूज हो गई। जो बची हुई एनर्जी हुई वो हुई 1/2 mv², ठीक है। तो ये जो बची हुई एनर्जी हुई ये यूज हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए अगर ये x है तो इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। जो टर्म यूज होता है वर्क फंक्शन वो भी इसी के लिए यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा और ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन को थोड़ा चेंज करके अगर लिखें हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv², या फिर एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आया, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी अगर हमको वो निकालने के लिए कहा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सो दिस इज
the explanation of photoelectric effect. Now we will solve some of the numericals related to this topic. Okay, so our first numerical is, in a photoelectric effect experiment, a radiation of a metal with light of frequency 5.2 into 10 to the power 14 second inverse yields electrons with maximum kinetic energy 1.3 into 10 to the power minus 19 joule. Calculate the threshold frequency mu naught for the metal. So देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन थिंग्स हैं, हमको जो चीजें दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं. Here we are having frequency of light, जो फोटोन जिस फ्रिक्वेंसी से यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट की जा रही फोटॉन्स की, वो फ्रिक्वेंसी दे रखी, दैट इज म्यू. तो इट इज 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. क्लियर है. एंड वी हैव काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमको दे रखी है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so we have to find the threshold frequency now. Here we have the relation, that is अभी जो हमने just अभी किया था हमने, h nu is equal to h nu naught plus 1/2 mv square. क्लियर हो गया. Kinetic energy we has already given here. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी. कैसे निकलेगी देखिए, h nu माइनस, इसको ke लिख लेते हैं हम लोग, के ई से डिनोट कर लेते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के ई. न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के ई अपॉन एच. हेयर वी विल पुट द वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ठीक है. माइनस काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. क्लियर. एंड फिर अगेन द वैल्यू ऑफ एच विल बी 6.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. इज इट क्लियर. सो हेयर वी विल गेट द फाइनल आंसर विल बी 3.24 into 10 to the power 14 second inverse. So this will be the threshold frequency, or we can say this will be the minimum frequency for the ejection of electrons. ये वो minimum frequency की वैल्यू निकल के आई है जो कि ejection of electrons के लिए जरूरी है. Our next question is, light of wavelength 5000 Armstrong falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Clear. Find, the first part is the energy of photons, b kinetic energy of photoelectrons. So here we have to find two things. यहाँ पर देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है. We are having wavelength of 5000 Armstrong, और हमको किस में चाहिए, we need in meter, क्योंकि हमें सारी चीज़ें किस में चाहिए होती है, SI यूनिट में. तो we know that 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter. So here यहाँ पर आ जाएगा 5000 into 10 to the power minus 10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 0 इसके हैं, तो it will be 5 into 10 to the power minus 7 meter. So here it is the wavelength. Okay, we has given work function. वर्क फंक्शन हमने x माना था या फिर h न्यू नॉट की जगह पर हमने वर्क फंक्शन को माना था. इट वॉज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अब जो वर्क फंक्शन था इट वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये भी हमें किस में चाहिए, ये भी जूल में चाहिए. तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. दिस इज द वर्क फंक्शन, और वी कैन से थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग.
ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है वी हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच न्यू भी होता है, मगर यहाँ पर देखिए एच न्यू भी होता है, न्यू हमको पता नहीं है यहाँ पर, वी डू नॉट नो अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, जिस फ्रिक्वेंसी से फोटॉन्स, ये वाली जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये हमको नहीं पता है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा वी एज आर 5 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। द फाइनल कैलकुलेशंस विल बी 3.97 into 10 to the power -19 जूल। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जिस जो फोटॉन्स आ रहे थे, ये जो पैकेट्स ऑफ, ठीक है, एनर्जी, ये इनकी एनर्जी क्या होगी 3.97। सेकेंड पार्ट जो हमें निकालना है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो वी आर हैविंग अ रिलेशन, हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हेयर वी आर हैविंग वर्क फंक्शन, ये हमको डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल में है, ठीक है। तो ये वाला भी जूल में हमने निकाला 3.97 इंटू 10 टू द पावर -19। हेयर द फाइनल आंसर विल बी 9.3 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। I hope this numerical will be clear to you. Now our third question is, here the question is given, let a light of wavelength lambda and intensity I, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी इंटेंसिटी I है, स्ट्राइक अ मेटल सरफेस टू इमिट x इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में x इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज y यूनिट। Okay, what will happen to x and y when the first part is lambda is halved, b intensity I is doubled? So here we will first make the relation in the terms of x and y which are given in the question. Question number 3rd, क्या फिर से देखते हैं एक बार। Let a light of wavelength lambda and intensity I with the metal, ठीक है, surface to emit x electron per second. Average kinetic energy of each, यहाँ पर हम we are having kinetic energy that is y unit। जो kinetic energy हमको दे रखी है y unit दे रखी है, ओके, और कोई भी चीज़ नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि x इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड के हिसाब से। तो here we will write the relation kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, ठीक है। सो वी आर हैविंग द वेवलेंथ हेयर, जो लाइट इमिट कराई जा रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी हमको वेवलेंथ दे रखी है, तो वो कहाँ पर यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ये यहाँ पर आएगी, तो इसको लिखेंगे के ई इज इक्वल, के की जगह हम लिख लेते हैं वाई एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच न्यू नॉट। हेयर इट इज द रिलेशन। इस क्वेश्चन में अब ये रिलेशन का यूज होगा। फर्स्ट पार्ट बोला है व्हेन लेमडा इज हाफ्ड, जब लेमडा को हाफ करेंगे, ठीक है, तो ये रिलेशन किस तरीके से हो जाएगा, व्हेन लेमडा इज हाफ्ड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा अपॉन 2 माइनस एच न्यू नॉट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू h न्यू नॉट। तो यहाँ पर जब वेवलेंथ को हाफ करा गया तो काइनेटिक एनर्जी विल डेफिनेटली इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी सपोज ये रिलेशन था 50 - 30 था, अभी ये क्या हो गया, डबल हो गया, तो 100 - 30 70 आ गया, पहले सिर्फ कितना था 20 आ गया, उसका भी डबल हो गया सपोज, तो ये 200 - 30, मतलब जब इधर वाली चीज़ डबल होगी और इधर वाली चीज़ पे कोई
फर्क नहीं आएगा, तो डिफरेंस कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो डबल हो गई है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी वी कांट से, हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट डबल हो जाएगी, ये हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट आ जाता है, इफ इंटेंसिटी आई इज डबल, अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो इंटेंसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंटेंसिटी बढ़ने पर जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएगा। तो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द इंटेंसिटी विल इंक्रीज, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो x की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। सपोज पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, हो सकता है 30 इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कहा है इंटेंसिटी इज डबल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x विल डबल्ड। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर इंटेंसिटी को डबल किया जाएगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे पर सेकंड वो भी कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सो हियर इट इज द रिलेशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? यहां पर देख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या दे रखा है पहले इस क्वेश्चन में। Same formulas will be used here. Okay, so we are having the first thing, when electromagnetic radiation of wavelength, तो wavelength हमको दे रखी है that is 300 नैनोमीटर। अभी ये wavelength किसकी, ये भी इसी की wavelength है, ये जो लाइट आ रही है। नैनोमीटर को we will change into मीटर। 1 नैनोमीटर is equal to 10 to the power -9 मीटर, तो 300 नैनोमीटर is equal to 300 into 10 to the power -9 meter. Okay. On the surface of electrons are emitted with kinetic energy. Here kinetic energy is given to you 1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. Clear? So we have to calculate what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium. सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, थोड़ा सा आप यूनिट से समझेंगे, मोल इनवर्स इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक मोल की बात हो रही है। अभी यहाँ पर एक मोल, तो पहले तो हम एनर्जी जो हमारी अब निकलेगी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जरूरत है वो निकलेगी, वो एक मोल की निकलेगी। उसके बाद जब वो एक मोल की निकाल लेंगे तब हम वहां से निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मतलब सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात कर रहा है। अभी हमारे पास रिलेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। क्वेश्चन में पूछा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं या फिर वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ये टर्म निकालने के लिए इसका और इसका पता होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड एच न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा, मतलब एच न्यू निकाल रहे हैं हम, न्यू की जगह हमने क्या रख दिया, सी अपॉन लेमडा रख दिया, क्योंकि लेमडा हमको यहाँ पर गिवन है। 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन
300 into 10 to the power minus 9 meter. Here we will get the value of energy, that will be 6.626 into 10 to the power minus 19 joule. So this is the energy. Clear? अब ये अभी यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मोल के लिए है पूरे, यहाँ पर जो निकल के आई है दैट इज फॉर ओनली जूल, ये सिर्फ जूल के लिए निकल के आई है. सो वी हैव टू फाइंड एनर्जी फॉर 1 मोल्स ऑफ फोटोन. एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो 1 मोल्स ऑफ फोटॉन्स एनर्जी निकालने के लिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. हेयर वी विल गेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. हमें 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी मिलेगी, दैट विल बी 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एनर्जी. अब जो मिनिमम एनर्जी देखिए कैसे निकलेगी, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के ई. तो एच न्यू हमारा ये निकल के आ गया 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू अस, दैट इज 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स. आंसर विल बी 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स. अब यहाँ पर देखिए मोल इनवर्स लगा है, मतलब पूरे मोल की बात हो रही है. ठीक है, तो एक मोल में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की है बात हो रही है. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स है. क्लियर? अब हमें किसकी एनर्जी निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन की. तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मोल इनवर्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो हेयर वी विल गेट 3.84 into 10 to the power minus 19 joule. So this will be the energy of 1 इलेक्ट्रॉन. जो एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड. इसमें अब वेवलेंथ के बारे में पूछा गया. सो हियर वी आर हैविंग एनर्जी. एनर्जी हमारे पास है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. और एनर्जी और वेवलेंथ में देखिए क्या रिलेशन होता है. वी आर हैविंग E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा हमें यहाँ पर निकालना है, इट विल बी एच सी अपॉन ई. H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. हेयर द आंसर विल बी 5.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. क्लियर हो गया? So this is the maximum wavelength of electron which has been emitted from the surface of the sodium. Okay, so here this question has been finished. So यहाँ पर ही हमारे numericals, जो 4 numericals मैंने आपको कराए थे, these are finished. So this topic has been completed and I hope all of you has understands the topic as well as the numericals which we have solved here. Thank you very much. That's all for today.